अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी जिनसे मिलने के लिए आए हैं, जिनको मांग पत्र सौंपने के लिए आए हैं, आपको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? कार्यालय में ताला बंद कर दिया जाएगा। मैं भी कार्यालय के अंदर रहूँगा, हमारे शिक्षक भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, मैं भी उसी में, वो भी उसी में, तब तक कि जब तक के प्रोग्राम है। आज ही का प्रोग्राम होगा या इसके लिए अगला कोई दिन? ये तो जब आज ही निर्णय हो जाए, जब तक माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय खुद से धरना स्थल पर आकर के हमारी बातों को अगर नहीं सुनेंगे तो यहाँ पर बैठे शिक्षक जो निर्णय लेंगे, इसलिए कि मैं निर्णय नहीं लेता हूँ, संघ निर्णय नहीं लेता, शिक्षक जो आह्वान करेगा वही निर्णय बनेगा। आज हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हैं, शिक्षक ने आह्वान किया कि मेरी ये समस्याएं हो रही है और इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है, इसलिए उनकी दुखों को सुन करके एक मॉनिटरिंग टीम बना करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और हालात ये है कि और ज़िला की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नालंदा ज़िला की बात कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार सबसे मेन मोटो जो यहाँ पर है कि हर काम के लिए भ्रष्टाचार है। ऐसे ऐसे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो हमारे विभाग से ऋण नहीं रखते हैं। सपोज़ कीजिए कि डाटा ऑपरेटर जिसकी नियुक्ति बेल्ट्रॉन करता है, वो 7,500 रुपये की सैलरी पर काम करते हैं और वो हमारे शिक्षक का वेतन काटने का काम करते हैं। एक तरफ जब उनको अवगत कराया जाता है माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को कि भाई इतने शिक्षकों का वेतन कट गया अननेसेसरी, तो वो बताते हैं कि इस शिक्षा कोष पर अगर आप अनुपस्थित रहेंगे तो आपका वेतन काट दिया जाएगा। तो मैं समस्या बताता हूँ राजगीर प्रखंड का। प्राथमिक विद्यालय कतलपुरा के शिक्षक है संजय कुमार, 30 दिन विद्यालय में उपस्थित रहते हैं, 45,773 रुपये उनको वेतन प्राप्त होना था, उनको वेतन मिलता है मात्र 15,643 रुपया, यानी 30,000 रुपये का वेतन उनका काट दिया जाता है, जबकि वो विद्यालय में ऑलरेडी उपस्थित हैं। वजह क्या बनाया गया? वजह ये बताया गया कि आप इस शिक्षा कोष पर अनुपस्थित हैं, जबकि वो ऑलरेडी इस शिक्षा कोष पर उपस्थित थे। ऐसे 22 टीचरों का वेतन काटा गया, किसी का 6,000, किसी का 2,000, किसी का 927 रुपया, किसी का 10,000, किसी का 31,000। अब ये बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? इसका मकसद क्या? इसका मकसद ये था कि अगर दर्जनों शिक्षक का मैं वेतन काट दूंगा तो वो बारी बारी से शिक्षक हमारे पास आएंगे। अगर 2-2 हज़ार रुपया भी वो दे करके जाएंगे तो अगर 22 शिक्षक का काट दिया तो 44,000 रुपया में प्राप्त होगा। और उस आम शिक्षकों के लिए जब शिक्षक प्रतिनिधि उनसे ये बात करने के लिए जाता है, उनका सामूहिक आवेदन देता है, तो उससे क्षुब्ध होकर के हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय हमारे प्रखंड सचिव महासचिव के स्कूल में खास करके छापा मारते हैं और 2 घंटा रह के उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। अब बताइए भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? जिस डाटा ऑपरेटर का काम सिर्फ मीडिया का है कि स्कूल से जो रिपोर्टें आए हैं उसको संधारित करके जिला को भेजना है, वो विद्यालय में के शिक्षकों से HRMS के नाम पर पैसा ले रहा है, वो UDAIS के नाम पर पैसा ले रहा है, वही शिक्षा कोष के नाम पर पैसा ले रहा है। और पैसा का आकंठ ऐसा है कि अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नया नया कानून आ गया है कि आप अगर ऐसे पैसा देंगे तो हम पकड़े जाएंगे, तो आप मेरे पत्नी का मोबाइल रिचार्ज करवा दो, आप मेरे बेटे का मोबाइल रिचार्ज करवा दो, मेरे घर के टीवी को रिचार्ज करवा दो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन UDAIS लॉक कर दिया जा रहा है विद्यालय का। उसके बाद विद्यालय के टीचर वहाँ जा रहे हैं कि हमको अपडेट करना है, UDAIS अपडेट नहीं हो रहा, तो भाई पैसा लाओ तो UDAIS ऑनलाइन किया जाएगा। तो इस तरह का भ्रष्टाचार है। ज़िला में आ जाइए आप, जो काम आप बिना पैसा के कराना चाहते हैं, कोई ज़िला का कर्मचारी अगर यहाँ का जो कर्मी बैठा हुआ बिना पैसा के, वो हंसना नहीं जानता है, काम करना तो दूर की बात है, हंसना नहीं जानता है। HRMS में पैसा लिया जाता है, कंपोजिट ग्रांट में पैसा लिया जाता है, इस शिक्षा कोष में पैसा लिया, इवन मैं तो बता रहा हूँ ना कि हंसने का ही पैसा लिया जाता है। यहाँ बाहर दरवाजे पर लगा दिया गया है कि आपको अंदर जाना मना है। अब बताइए कि आम नागरिक काम कैसे करवाए? अभी जस्ट कि मैं 2 दिन के पहले की बात बताता हूँ। एक बच्चा वो सैनिक स्कूल में क्वालिफाइड कर गया है, उसके TC को फॉरवर्डिंग करना है, वो ज़िला को आता है TC को फॉरवर्डिंग करवाने के लिए, लेकिन ज़िला कार्यालय से बताया जाता है कि पहले BO साहब से फॉरवर्डिंग करवा के ले। जब BO साहब के कार्यालय में जाता है तो डाटा ऑपरेटर फॉरवर्डिंग करवाने के लिए उसे 20,000 रुपये का डिमांड करता है। वो तो छोड़ दीजिए कि डाटा ऑपरेटर है, जो गाड़ी का ड्राइवर है, जिसने प्राइवेट गाड़ी दे रखा है विभाग को चलाने के लिए, वो ड्राइवर विद्यालय में जाकर फ़ोटो खींचने का काम करता है, महिला शिक्षकों से अभद्र व्यवहार करने का काम करता है। उसके UPI ट्रांजैक्शन को देखा जाए, 21 शिक्षकों से उसने ट्रांजैक्शन लिया कि नहीं लिया, और वो इसी कार्यालय में खड़ा होकर बोलता है कि DO साहब ने BO साहब का हाथ बांध रखा, वरना
वरना का मतलब क्या होता है हमें ये बताइए। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार कुछ हो सकता है क्या? और वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिला में, जिनको सुशासन बाबू का दर्जा दिया गया है, उस सुशासन बाबू के गृह जिला में अगर ये हो कि शिक्षक अपने काम समस्या को समाधान करवाने के लिए, इसी सब समस्याओं को लेकर के जब हम लोग शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मिलने के लिए, वार्ता करने के लिए जाते हैं, तो पहले तो 4 पत्र देने के बाद उन्होंने हमको अवॉइड कर दिया। बाद में बुलाया जाता है, माननीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा बुलाया गया कि 20 तारीख को आप यहाँ पर 5 सदस्यीय लोग पहुँचें और हमसे वार्ता करें। हम लोग यहाँ 5 बजे संध्या से लेकर 8 बजे रात्रि तक यहाँ खड़े रहे। दर्जनों टीचर, 5 को जाना था वार्ता के लिए, बाकी लोग बाहर थे, लेकिन ना डीओ साहब आए इस कार्यालय में, ना डीओ साहब ने बुलाना गवारा समझा और डीपीओ साहब तो उपस्थित ही नहीं थे। अब बोलिए कि भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आम शिक्षक क्या करे? आप एक तरफ कहते हैं कि 9 बजे से 4 बजे तक आपको विद्यालय रहना है, आप कहते हैं कि जिला कार्यालय नहीं आकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपको अपना आवेदन देना है। मैंने अपने विद्यालय का आवेदन, मैं जिला महासचिव हूं, अपने विद्यालय का आवेदन अपने प्रखंड कार्यालय में दिया कि अभी तक मेरा 7.5% का HRA नहीं मिला है। आज 3 महीना देने को हो गया, आज तक 7.5% का आवेदन निराकरण नहीं हुआ। अब हम कहाँ जाएं? किस कार्यालय में जाएं? एक तरफ आप कहते हैं हमारे ही विद्यालय के टीचर, एक दूसरे विद्यालय के टीचर जो 2022 में नियुक्त हुए हैं, आज तक उनको 1 साल से अंतर्वेतन का भुगतान नहीं हो, जबकि जिस लोगों ने पैसा दिया उनके अंतर्वेतन का भुगतान हो गया। और उसी टीचर का बिना अनुपस्थित रहने के कारण भी अगस्त महीने का 3000 रुपये का वेतन काट दिया गया। प्राथमिक विद्यालय पहतिया राजगीर में पढ़ाने वाले मुकेश कुमार, जिनका जुलाई महीने में 12 दिन का वेतन काट दिया गया। जब उन्होंने आवेदन दिया तो उनको कहा गया कि आप साक्ष्य लेके आए कि उपस्थित थे। उन्होंने अपना इस शिक्षा कोष का साक्ष्य दिया। क्षुब्ध होकर के पदाधिकारी ने पूरे अगस्त महीने का उनका वेतन काट दिया। अब बताइए भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? मैंने 21 जून को भी धरने में बताया था कि भ्रष्टाचार है। लोगों ने संघ पर उंगलियां उठाने का काम किया था कि झूठ का आरोप लगाया जाता है। क्या 23 तारीख को उसकी वाणी आपने देखा कि नहीं देखा? 23 तारीख को उसकी वाणी आपने देखा? जो हमने आरोप लगाया था, हम लोग, हमारे संघ ने आरोप लगाया था, उसकी पुष्टि आपने खुद कर दी, पदाधिकारी ने खुद कर दी कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ। तो ये भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो सकता। हाँ, आप हमारे पास आइए, मैं विद्यालय से अनुपस्थित हूँ, आप मेरा वेतन काटिए, नो डाउट। लेकिन ये कि मैं शिक्षकों की समस्या को लेकर के आपके पास जाता हूँ तो आप ये कहते हैं उनके डाटा ऑपरेटर फ़ोन करके कि नेताजी आए हैं, और उस नेताजी के स्कूल में जाके आप छापामारी करते थे, तो क्षुब्धता की बात है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जो है मतलब विरोध में काम कर रहे हैं। तो अब बताइए कि वो शिक्षक जिसको जो रोज़ विद्यालय जा रहा है, अब वही संजय कुमार जिसका वेतन कट गया 30,000 रुपया, बताइए कि उसने बैंक से लोन ले रखा है, उसका EMI ख़राब हो गया, उसको उसका सिविल स्कोर ख़राब हो गया, भविष्य में वो लोन नहीं ले सकता। परिवार उसका अनएजुकेटेड है, उसके आंतरिक कलह हो गया कि भाई सारे लोग का पैसा 45,000 आया, आपका 15,000 रुपये कैसे आ सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बोलिए कि क्या करे आदमी? तो ये लोग चाहते नहीं हैं कि शिक्षा में सुधार हो। सरकार चाहती है कि गुणात्मक सुधार हो, और पदाधिकारी महोदय चाहते हैं कि गुणात्मक सुधार नहीं, गुणात्मक भ्रष्टाचार हो शिक्षा में। जब हमारे पदाधिकारी का ये हाल है तो बाकी शिक्षक क्या करेंगे? बहरहाल आज आप लोगों ने तय कर लिया है। जी हाँ, आज तय कर लिया है अपना फैसला कि 2 ही काम होगा। या तो आप मेरी समस्या को सुन लें और बिना भेदभाव के समस्या का समाधान करें, और अपने पदाधिकारी या कर्मी से इस शैली को दूर करें, और जो प्रखंड में बहाल डाटा ऑपरेटर हैं उनको अविलंब उस प्रखंड से तबादला किया जाए, दूसरे विद्यालय में, दूसरे प्रखंड में किया जाए। अन्यथा अभी तो मैं इस तरह से बाइट दे रहा हूँ भाई, सबूत के साथ में, ट्रांजैक्शन के सबूत के साथ में, और जो भी ड्राइवर, जिन पदाधिकारी के ड्राइवर विद्यालय में जा करके शिक्षकों के साथ अभद्रता करने का काम करते हैं, उनको उस ड्राइवर के पद से हटाया या उनकी गाड़ी है उनको हटाया जाए। अन्यथा की स्थिति में आज ये हालत है, कल तालाबंदी होगा, परसों आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, और तब तक बैठे रहेंगे, या तो अंतिम सांस चली जाए या तो आपकी शैली बदल जाए। आपका नाम सर? मेरा नाम इरफान मलिक, जिला महासचिव परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ नालंदा। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्टेरिएट ऑफिस, DO ऑफिस में कर रहे हैं। इसकी खास वजह क्या है? बहुत सारे टीचरों को आप लेकर के आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में टीचर मौजूद हैं। क्या मांग है आप लोगों की, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि उसके खिलाफ में भी हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। प्रखंड से लेकर जिला तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अभी वर्तमान में जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आए हैं, आनंद विजय जी, उनको मैंने
7 जुलाई को और 4 सितंबर को 2 बार मैं पत्राचार कर करके शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए समय की मांग किया था, लेकिन उन्होंने शिक्षकों की समस्या का समाधान करना उचित नहीं समझे और संघ के दिए हुए पत्र पर उन्होंने अमल नहीं किया और समय दे करके नहीं बुलाए। अंततोगत्वा 15 सितंबर को हम लोगों ने संघ की बैठक किया और उसमें इनके मनमानी और हिटलर शाही, जो आज तक नालंदा जिला में कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसा नहीं किए हैं, जैसा ये आकर के हिटलर शाही अपना चला रहे हैं, उसके के खिलाफ में लोगों ने निर्णय लिया कि आज 22 सितंबर को हम लोग जो है उनका घेराव करेंगे, कार्यालय को घेराव कर करके अपनी बात को रखेंगे। लेकिन उसके न्यूज़ जो है आप लोग के चैनल पर और न्यूज़ पत्र में आया। उसके बाद हम लोगों ने प्रश्न उठाया था कि कहीं जो प्रभार वाला बीओ हैं कहीं बैठते नहीं हैं, शिक्षा की बात सुनी नहीं जाती है। उनके द्वारा एक पत्र निकाला गया डीओ साहब के द्वारा कि जो भी शिक्षक अपना समस्या देंगे वो बीओ के माध्यम से जिला को भेजेंगे और उस कब तक निदान होगा उस जिला में आने के बाद ये भी उन्होंने निर्धारित नहीं किया है। तो शिक्षक वह अपना समस्या वहाँ बीओ के पास दे देंगे, उसके बाद वो सुते हुए रहेंगे, क्या करेंगे इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखेंगे। तो ये सब मनमानी के खिलाफ में और 2 तरह की मनमानी का जिक्र किया सर। पहली मनमानी का तो जिक्र आपने ये किया कि वो टाइम दे करके हम लोगों को बुलाए और फिर मुलाकात नहीं किए। एक ये, और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए बीओ के माध्यम से आवेदन देने के लिए या शिकायत करने के लिए कहते हैं, फिर उस पर सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ यही 2 कारण है जिसके लिए इतने सारे शिक्षक नहीं, ये 2 प्रमुख कारण है। मेरे पास 24 मांग पत्र है, ये आप देख लीजिए, 24 तरह की मांग पत्र है। नियोजित शिक्षकों को जो है प्रोन्नति देना है, अन्य जिला में प्रोन्नति मिल गई, हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि इसको नियमावली के अनुसार इनको जो है प्रोन्नति दिया जाए, लेकिन नालंदा जिला में इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह से असल जो है मुद्दा ये है, लेकिन उसके बाद वो मिल नहीं रहे हैं और शिकायत नहीं सुन रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग धरना पड़ता। जी। असल हमारे शिक्षकों को कई समस्याएं हैं, उस समस्याओं को समाधान के लिए मैंने समय की मांग किया था। ये नहीं कि हम उनको से मिलने के लिए, हम शिक्षकों की समस्या, आपने रोक लगा दिया कि शिक्षक जो है सीधे जिला कार्यालय में नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे तो ये जिला कार्यालय से ही संभव है कि इनकी समस्या को समाधान करना। तो फिर आप संघ क्यों बुला लीजिए ना, उनकी बात को सुन लीजिए। आप पूरे शिक्षक नहीं दौड़ेंगे, आप उनकी समस्या को अगर दूर कर देते हैं तो फिर शिक्षक क्यों आपके कार्यालय में आएंगे। ऐसे ही आपके कार्यालय में शौक नहीं है शिक्षकों को आने का, वो विद्यालय में रहना ही चाहते हैं। लेकिन इस बात को आप अवगत हो लीजिए कि उनकी कौन कौन सी समस्या है। 24 तरह की मांग पत्र मैंने काटते छाटते मैंने बनाया है, 24 तरह का है। इसमें देखिए, नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड एवं 12 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को जो है कालवश प्रोन्नति दिया जाना है। स्नातक ग्रेड के जो प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देना है। इस शिक्षा कोष के ग्रीवांश में जो शिक्षक के द्वारा समस्या दिया जा रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो भी पेंडिंग में डाले हुए हैं। विशिष्ट शिक्षक का जो है 9 महीना हो गया और 9 महीना के बाद अभी तक उनका वेतन संधारण नहीं है, जबकि स्पष्ट विभाग का आदेश है कि उनको वेतन संधारण किया जाए। 1 जनवरी को जो है विशिष्ट शिक्षक योगदान किए हैं, तो उनकी पूर्व की सेवा का जो उनको वेतन वृद्धि मिलना चाहिए वो ये देने के लिए इनकार कर रहे हैं। प्रधान शिक्षक की बहाली हुई है, 3 महीना हो गया, उनको भी वेतन भुगतान नहीं। बहुत सा शिक्षक दूसरे जिला से स्थानांतरण होकर के इस जिला में आए हैं, 3 महीना हो गया, दशहरा का समय आ रहा है, उनको भी वेतन भुगतान अभी तक नहीं इन्होंने किया है। ऐसे ही आपको बता रहे हैं। फिर वेतन का भुगतान जो है वो जिला से रुका हुआ है, जिला के द्वारा। और हमारे शिक्षक कोई किसी बीओ के द्वारा या वहाँ के डीडीओ के द्वारा विपत्र भेजा जा रहा है, उसको जानबूझ करके यहाँ से काट दिया जाता है। वहाँ से निगेटिव एब्सेंटी में उनका नाम है वेतन भुगतान करने के, लेकिन जिला से उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आएंगे तो उनसे तहसीली की जाएगी। ऐसी स्थिति बनाए हुए हैं। आप जिला कार्यालय को वसूली का अड्डा बता रहे हैं। बिल्कुल, जिला कार्यालय प्रखंड से लेके जिला तक के जो इनका कार्यालय शिक्षा विभाग के कार्यालय है
वो पूर्णतः रूप से शिक्षकों को दंडित कर करके वसूली करने का काम कर रहे हैं। और आपको बता देते हैं, यहाँ ऐसे बीओ के पद पर बैठे हुए हैं, अगर जो शिक्षक आवाज़ उठाता है ना, तो उनके विद्यालय में जाके 2-2 घंटा जो है टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसे हमारे पास में जो शिकायत आई है। आपने इससे पहले हॉस्पिटल मोड़ पे जो धरना प्रदर्शन किया था, उस वक्त भी ऐसे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और 2 ही दिन के बाद आपके डीपीओ साहब जो हैं वो पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, पुष्टि हो गई थी। मैंने जो बात रखी आपने तो देख लिया ना कि भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर पहुंची हुई है। क्या इस बार भी ऐसे ही कुछ होने एकदम मान करके चलिए, जब भी हम मुद्दा उठाते हैं ना, शिक्षक का जायज मुद्दे को हम पटल पर लाते हैं, और संभवतः अगर नहीं अपनी कार्यशैली में सुधार लाएंगे तो निश्चित रूप से उनको जेल जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे। तो अगर आप लोगों की मांग फिलहाल पूरी नहीं होती है, ये आगाज है, ये आगाज है। एक आज घेराव करके मैं आगाज कर रहा हूँ कि आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाइए। आपको यहाँ सरकार हमारी बात को सुनने के लिए, शिक्षकों की समस्या को सुनने के लिए, छात्र की समस्या को सुनने के लिए भेजा है। अगर आप हिटलर शाही चलाइएगा तो हिटलर शाही हम चलने नहीं देंगे। और ये नालंदा जिला है, यहाँ जब शिक्षक जागता है ना, तो अच्छे अच्छे को यहाँ से भागना पड़ता है। आपने देखा होगा कि इससे इनके पूर्व जो है डीओ साहब, उनकी काज पर जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया तो वो जल्दी ही भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर करके अपना भागे। ये अगर कार्यशैली में अपना सुधार नहीं लाएंगे, नालंदा जिला है, आप समझ जाइए कि नालंदा जिला में आए हैं। यहाँ शिक्षक जब चुप रहता है तो चुप रहता है, जब आवाज़ उठाना शुरू कर देता है तो रुकता नहीं है। आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। यानी आवाज उठाना शुरू कर दिया, एकदम उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं होगी तो हम रुकेंगे नहीं। सारे मामले का जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? यहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी जो यहाँ का हेड है, जो हेड हैं उनको हम मान रहे हैं, वही हैं। अब को हमने बताया कि हमने नियमितता विधिवत मैंने पत्र देकर के शिक्षा की समस्या को मांग समाधान के लिए मैंने समय की मांग किया था। उनको ये समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप ही बता दीजिए। समय देनी चाहिए थी ना, तो फिर क्यों नहीं दिए? हिटलर शाही दिखा रहे हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि आपकी चलेगी। हमारी बात को सुनना पड़ेगा। और शिक्षक अभी तो ये दशहरा का शुरुआत हुआ है, बहुत सा कलश स्थापना में बैठे हुए हैं। आप बता देते हैं कि बहुत जल्द जो है अगर नहीं सुधारेंगे ना तो इनका जो है यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रोशन कुमार, जिलाध्यक्ष प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ नालंदा। दुश्मन ही भीतर है जो बाटे आदमी को, यहाँ दुश्मन है भीतर है जो बाटे आदमी को भी। जाति के नाम पर जिसने यहाँ लाशें बिछाई है, जाति के नाम पर जिसने यहाँ लाशें बिछाई है, तो कर संग्राम ऐसा थी घड़ी संकट की आई है, कर संग्राम ऐसा थी घड़ी संकट की आई है। तेरे दुख दर्द से लड़ने न कोई और आएगा, तेरे दुख दर्द से लड़ने न कोई और आएगा। तू किसी की बाट में बैठा तेरी अपनी लड़ाई है, तू किसकी बाट में बैठा तेरी अपनी लड़ाई है। तू कर संग्राम ऐसा थी घड़ी संकट की आई है, कर संग्राम ऐसा थी घड़ी संकट की आई है। अगर तू आज ना बोला मिटा डालेंगे तुझको ये, अगर तू आज ना बोला मिटा डालेंगे तुझको ये, अगर तू आज ना बोला
मिटा डालेंगे तुझको ये, अगर तू आज ना बोला मिटा डालेंगे तुझको ये। इसे पहचान तो साथी यही असली लड़ाई है, इसे पहचान तो साथी यही असली लड़ाई है, इसे पहचान तो साथी यही असली लड़ाई है, इसे पहचान तो साथी यही असली लड़ाई है। तू कर संग्राम है साथी घड़ी संकट की आई है, कर संग्राम ये साथी घड़ी संकट की आई है। न फौजों की न सरहद की ये जीने की लड़ाई है, न फौजों की न सरहद की ये जीने की लड़ाई है। तू कर संग्राम है साथी घड़ी संकट की आई है, कर संग्राम है साथी घड़ी संकट की आई है। तू कर संग्राम है साथी घड़ी संकट की आई है, कर संग्राम है साथी घड़ी संकट की आई है। जय हिंद। बहरहाल इस मामले में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।